अच्छा जी। आज हमने स्टार्ट करना है प्रेसी एंड कॉम्पोजिशन का जो ग्रामेटिकल पोर्शन होता है उसको। अच्छा, अब जो है कल आपकी मैम मिजना के साथ क्लास हो चुकी होगी और आपने प्रेसी के बारे में थोड़ा सा आइडिया ले भी लिया होगा, थोड़ा सा मतलब पढ़ भी लिया होगा। अब इसमें आज जो हमने स्टार्ट करना है वो ये देखना है कि देखो जो इसमें ग्रामर का पोर्शन है, ठीक है। अब प्रेसी जो है 20 मार्क्स की प्रेसी कर लो और 20 मार्क्स की कॉम्प्रिहेंशन कर लो। इन दोनों चीजों को छोड़ के मतलब आपके 20 20 मार्क्स 40 मार्क्स आपके यहाँ से खत्म हो गए। तो देन आपके 60 मार्क्स रह जाते हैं जो कि आप ले सकते हो फ्रॉम ग्रामेटिकल पोर्शन। अब होता क्या है कि देखो प्रेसी पास करना इंतहाई जरूरी है। इस चीज पर तो कोई दूसरी राय मेरा नहीं ख्याल कि कोई देगा। कि अगर फॉर एग्जाम्पल आपने प्रेसी की है, जो आपकी 20 मार्क्स की प्रेसी होती है ना, कि अगर आपने प्रेसी की है और वो अगर आपकी फॉर एग्जाम्पल फेल हो गई है, मतलब आपने प्रेसी ठीक ठीक से अटेम्प्ट नहीं कर सके, उसको समझ नहीं सके, आप उसको ठीक तरह से लिख नहीं सके, या जिस भी तरह से आपने किया है, तो बाकी 80 मार्क्स तो फिर भी रह जाते हैं ना कॉम्प्रिहेंशन के साथ मिला के। तो वो आपको पास करवा देंगे, मेरा नहीं ख्याल। ठीक है, तो ये चीज तो इंतहाई जरूरी है कि प्रेसी को अच्छी तरह से सीखो, प्रॉपरली फिर उसको करो, प्रैक्टिस करो, जितनी ज्यादा करोगे वो बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है। लेकिन प्रेसी के अलावा बाकी जो 60 मार्क्स है, इसका मतलब ये होता है कि अगर आप 20 मार्क्स वहां से लेते हो, 20 मार्क्स आपके कॉम्प्रिहेंशन के, 20 20 मार्क्स ऑब्वियसली नहीं आ रहे होंगे, लेकिन आपने क्योंकि अपना मेरिट भी बनाना होता है, तो आप कोशिश करो कि जितने मैक्सिमम मार्क्स आप एक सब्जेक्ट में से ले सकते हो आप लो। अब उसमें होगा क्या कि जो ग्रामेटिकल पोर्शन है, जो बाकी 60 मार्क्स आपके यहाँ इस तरफ से आ रहे होंगे, उनको अगर आप सिक्योर करोगे तो आपके कंपल्सरीज के मार्क्स और ज्यादा ऊपर जाते जाएंगे। ठीक है। अब इसमें देखो होता क्या है कि हमारी जो है एक थोड़ी सी स्ट्रगल जा रही होती है इसमें ग्रामेटिकल पोर्शन में। थोड़ी सी स्ट्रगल के साथ हम अपने ये वाले मार्क्स जो हैं वो सिक्योर कर पाते हैं। ठीक है। और अगर फॉर एग्जांपल कहीं 1 2 मार्क्स का फर्क आ भी रहा होता है, फॉर एग्जांपल आपने प्रेसी पास कर ली है और आपका ग्रामेटिकल पोर्शन में थोड़ा सा उसमें इस तरह का फर्क आया कि आप जो है कहीं 39 पे थे, तो फॉर एग्जाम्पल आप ग्रामर के पोर्शन पे और ज्यादा काम करोगे तो आप अपने आप को इधर भी सिक्योर कर सकते हो। तो ये वाली चीज जो है वो आपने प्रॉपरली अपने माइंड में रखनी है और फिर इस चीज को करना है। तो एक तो ये चीज हो गया। अच्छा, इसमें ना ये है कि हम जो है यहाँ पर प्रेसी कॉम्पोजिशन आप मैडम मिजना के साथ कर रहे होंगे, बाकी जो इसका ग्रामेटिकल पोर्शन है वो आप मेरे साथ करोगे। इसमें जो एक सिलेबस है या जो इसमें वो चीजें आ रही होती हैं, एक तो हम वो डिस्कस करते हैं आज, और दूसरा हमने ये डिस्कस करना है कि एक तो होता है सीएसएस का प्रेसी, ठीक है, दूसरा होता है प्रेसी का पेपर पीएमएस का, और वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। मतलब उसका जो एक प्रेसी का पेपर में क्वेश्चंस आ रहे होते हैं ना, सीएसएस के डिफरेंट होते हैं और पीएमएस के डिफरेंट होते हैं। ऑल्दो के प्रेसी आपने जो प्रेसी वाला एक 20 मार्क्स का जो क्वेश्चन है वो आपने सीएसएस में भी अटेम्प्ट करना है, वो आपने पीएमएस में भी अटेम्प्ट करना है। लेकिन उसमें पीएमएस के पेपर में प्रेसी एंड कॉम्पोजिशन का जो एक पेपर है वो डिफरेंट किस तरह से होता है, उसमें क्या चीजें एडअप हो जाती हैं जो कि सीएसएस वाले पेपर में नहीं होती हैं, जो सीएसएस वाले पेपर में होती हैं वो पीएमएस वाले पेपर में किस तरह से ये चीजें डिफरेंट हो जाती हैं, हम आज एक तो उस पर बात करेंगे। ठीक है, ताकि आपको पता हो कि आपने जो भी काम कर रहे हो, जो भी चीज पढ़ रहे हो, जो भी चीज कर रहे हो, वो आपका किन पेपर्स में यूज हो रहा होगा। देखो अब आपके फॉर एग्जाम्पल 100 मार्क्स का जो है वो आपका सीएसएस का प्रेसी वाला पेपर है, 100 मार्क्स का आपका पीएमएस वाला प्रेसी का पेपर है। तो अब आपने करना क्या होता है कि फॉर अब आपके यहाँ पर जो मार्क्स तैयार हो रहे हैं वो समझें कि आपके 200 मार्क्स तैयार हो रहे हैं, क्योंकि इसमें जो पीएमएस वाला पेपर है उसमें चीजें डिफरेंट हैं। उसमें कॉम्प्रिहेंशन नहीं होती, मतलब 20 मार्क्स आपके यहाँ से चले गए, तो और उसमें चीजें और ज्यादा डिफरेंट वे में आके की जा रही होती हैं। तो हमने उन चीजों को भी देखना है और हम ग्रामेटिकल पोर्शन में उन चीजों पर भी काम कर रहे होंगे। ठीक है। अच्छा, अब इसमें मुझे स्क्रीन शेयर करने दें। एक तो मैं आपको सिलेबस शेयर कर देती हूँ और फिर उसमें हम इन चीजों को किस तरह से कर रहे होंगे।
अच्छा, और इन चीजों को हम किस तरह से वन बाय वन करके इन चीजों को लेके चलेंगे, ताकि आपको भी शुरू से आइडिया हो कि हम जो है ग्रामेटिकल पोर्शन को कैसे कंप्लीट करेंगे, कैसे कवर करेंगे। और मुझे तो ऑब्वियसली मतलब मैं बता रही हूँ तो आइडिया होगा। ठीक है, तो ये वाली चीजें हम इसको करते हैं। अच्छा, मुझे जो है स्क्रीन शेयर करने दें, फिर उसके बाद हम इसको स्टार्ट करते हैं प्रॉपरली। अच्छा, इसमें आपको इंग्लिश प्रेसी एंड कॉम्पोजिशन का नजर आ रहा होगा। अच्छा जी, इसमें ना देखें होता क्या है कि जब हम सिलेबस देखते हैं तो सीएसएस और पीएमएस में जो एक डिफरेंस आ जाता है, उसमें कुछ चीजें जो है वो जैसे मैं अभी आपको बता रही थी। एक तो इन चीजों के अलावा बुक्स आपने कौन सी कंसल्ट करनी है, बुक्स पर हम एंड पे बात करेंगे। अभी जैसे मैं ये सिलेबस वगैरह आपको लोगों को बता दूंगी, एंड पर जो है हम बुक्स वगैरह कौन सी कंसल्ट करनी है, मार्क्स की क्या डिवीजन होती है, किस तरह से इन चीजों को लेके चला जा रहा होता है। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट एरिया होता है वो होता है करेक्शन वाला। ठीक है, ग्रामेटिकल पोर्शन के हिसाब से प्रेसी को छोड़ दो, अभी प्रेसी एंड कॉम्पोजिशन को छोड़ दो, तो उसमें उसके बाद जो हम जब ग्रामेटिकल पोर्शन में आते हैं, करेक्शन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि अगर आपको एक तो देखो ना, एक तो आपने करेक्शन आपकी यहाँ पे कवर हो जाएगी, ऑल्दो कि ये 10 मार्क्स की होती है। लेकिन उसमें क्या होता है कि अगर आपको करेक्शन आती है तो आप जो है वो जो लिख रहे होते हो, ठीक है, मतलब जो आपकी एक इंग्लिश लैंग्वेज लिखने का स्टाइल होता है वो भी बेहतर होना शुरू हो जाता है। फिर अगर आपका वो चीज बेहतर होना शुरू हो जाती है तो आप इसका मतलब ये है कि आप एक तो अपनी प्रेसी को सिक्योर कर रहे हो, क्योंकि उसमें आपने लिखना ही है ना, प्रिसाइज करके लिखना है, इस तरह से लिखना है कि वो इफेक्टिव वे में आप लिख रहे हो। यहीं से आपकी चीजें, प्रेसी वाली चीजें तैयार होना शुरू हो जाती हैं, और साथ साथ आपके ऐसे की लैंग्वेज वाली वो जो चीजें हैं वो भी तैयार होना शुरू हो जाती हैं। तो करेक्शन हम प्रॉपरली इस तरह से कर रहे होंगे कि हर जो भी पार्ट्स ऑफ स्पीच में जो भी करेक्शन आ जाती है, नाउन की अलग, प्रोनाउन की अलग, वर्ब की अलग, कंजक्शन की अलग, तो ये वाली जो अलग अलग से करके आपके 9 जो है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, उनको हमने करेक्शन वाइज भी अलग अलग से करना है। ठीक है, तो ये करेक्शन जो है ये पीएमएस का भी पार्ट है और ये सीएसएस का भी पार्ट है। ठीक है जी। फिर उसके बाद इसमें आ जाता है प्रपोजिशन। प्रपोजिशन जो है ना, वो क्या होता है, वो सीएसएस का भी पार्ट है और वो पीएमएस का भी पार्ट है। ठीक है, प्रपोजिशन ऑल्दो के ये मतलब किसका हिस्सा है, पार्ट्स ऑफ स्पीच का हिस्सा है, उसमें भी हम करेंगे। लेकिन इसमें क्या होता है कि कुछ जो है वो मैं आपको पीडीएफ वगैरह भी शेयर कर रही हूँ प्रपोजिशन वाइज या करेक्शन वाइज भी। तो उसमें क्या होगा कि आप उनको उन चीजों को कर रहे होगे, पढ़ रहे होगे, रूल्स एंड रेगुलेशंस तो हम पढ़ेंगे ही करेंगे ही। लेकिन आप जब किसी सोर्स से उसको देख रहे होते हो, या कहीं से उसको पढ़ रहे होते हो, या कहीं से उसको कर रहे होते हो, तो वहां से जब आप करते जाओगे और फिर हम इसको टेस्ट में थोड़ा सा लेकर आते जाएंगे, तो यहाँ से आपकी ये वाली चीजें तैयार होना शुरू हो जाएंगी। तो मतलब करेक्शन और प्रपोजिशन, ये दोनों चीजें पीएमएस का भी पार्ट है और ये दोनों चीजें सीएसएस का भी पार्ट है। बाकी जो है ना, जो टेंसेस जब हम करेंगे इसको, तो टेंस जो है वो भी हम इसी तरह से ही कर रहे होते हैं कि पहले हम टेंस करें और फिर टेंसेस में जो करेक्शन वाला पार्ट आ जाता है वो हम करें। ठीक है, तो ये वाली जो चीजें हैं, टेंस ऑल्दो के वैसे नहीं आ रहे होते। ठीक है, मतलब आपका इस तरह से पोर्शन तो नहीं होता ना अलग से करके कि जो है सीएसएस में ये वाले आपने जो है वो दिए हुए हैं। लेकिन इसमें क्या आता है, ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन ऑब्वियसली आपका टेंसेस का ही हिस्सा बनती है। तो उसमें क्या होता है कि जो आपके टेंसेस इसमें आ रहे होते हैं ट्रांसलेशन वाइज, वो सीएसएस का भी पार्ट है और वो पीएमएस का भी पार्ट है। तो मतलब टेंसेस जो हैं वो हम इन दोनों की तरफ जब कर रहे होंगे, तो इसके साथ साथ हम जो ट्रांसलेशन वाला हिस्सा है उस पर काम करना शुरू कर देंगे। मतलब डिफरेंट टेंसेस हम कंप्लीट करके, तो उसके बाद हम क्या करेंगे कि आपको डिफरेंट जो है वो पैराग्राफ सेंड किए जा रहे होंगे, आप उन पर लिखोगे, लिख के मुझे टेंस सॉरी ट्रांसलेशन
लिख के आप मुझे चेक करवाओगे, तो उसमें हम लोग बना लेंगे और मैं बता दूंगी आपको कि हम इसको किस तरह से करेंगे। अच्छा, फिर बात आती है एक्टिव एंड पैसिव की। एक्टिव एंड पैसिव जो है वो सीएसएस में नहीं आ रहे थे, लेकिन पीएमएस में एक्टिव एंड पैसिव आपने अटेम्प्ट करने होते हैं। उसने 1 बाय 1 करके आपको टेंसेस दिए हुए होते हैं, मतलब सेंटेंस दिए हुए होते हैं, और अगर वो एक्टिव होता है तो आपने उसका पैसिव में कन्वर्ट करना होता है। अगर फॉर एग्जांपल वो पैसिव में देता है तो आपने उसको एक्टिव में कन्वर्ट करना होता है। तो आपने इसको प्रॉपरली जिस तरह से हमने और इसमें ये भी होगा कि हम पीएमएस के पास्ट पेपर्स भी निकालेंगे, और पास्ट पेपर्स के थ्रू हम ये देख रहे होंगे। एक्टिव पैसिव हम कर लेंगे, ठीक है, रूल्स एंड रेगुलेशंस हमने पढ़ लिया, हमने कर लिया। इन चीजों पर आपके नोट्स भी बन रहे होंगे कि मतलब आप एक A4 पेपर उठाओगे और इसके रूल्स एंड रेगुलेशंस को सिर्फ एक A4 पर लिख के अपने सामने रख लोगे कि ये रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। ऑल्दो कि हम ये वाली चीजें वैसे भी हमारे फिंगर टिप्स पर ही आना शुरू हो जाती हैं, लेकिन फिर भी इसमें ये होगा कि फिर जैसे ही हम इसको कंप्लीट करेंगे हम पास पेपर्स निकालेंगे पीएमएस के, और पीएमएस के जो पास पेपर्स हैं वहां से हम एक्टिव और पैसिव देखेंगे कि वो किस तरह के पूछ रहा होता है। कोई बहुत ज्यादा मुश्किल भी नहीं होते, बाजू का मुश्किल आ जाते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा कोई मुश्किल नहीं पूछ रहा होता। तो हम ये आराम से कर लेते हैं कि मतलब एक अच्छी लैंग्वेज वाला बच्चा जिसको लिखना आता है, जिसको ग्रामेटिकल पोर्शन पे थोड़ी सी ग्रिप है, तो अगर ग्रिप है तो इसका मतलब ये है कि आप एक्टिव पैसिव को करने में कोई इतनी ज्यादा मतलब वो नहीं कर रहे होंगे। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, एक्टिव पैसिव करेंगे। अच्छा, और इसको जिस तरह से मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, ये एक इस तरह से समझे कि 1 बाय 1 करके कि हम पहले करेक्शन करेंगे। करेक्शन में क्या चीज आ जाएगी, पार्ट्स ऑफ स्पीच आ जाएंगे। पार्ट्स ऑफ स्पीच में ही करेक्शन वाला पोर्शन एक बहुत बड़ा पोर्शन होता है। फिर उसके बाद हम प्रपोजिशन की तरफ आएंगे। प्रपोजिशन को अलग से, वैसे तो हम पार्ट्स ऑफ स्पीच मतलब करेक्शन में भी इसको डील कर रहे होंगे, लेकिन प्रपोजिशन को अलग से इसलिए रखा है क्योंकि ये सीएसएस का भी पार्ट है और वो अलग से करके पूछ रहा होता है प्रपोजिशन को, और ये पीएमएस का भी पार्ट है। तो इस वजह से हम इस पर एक जो है हमारा लेक्चर प्रपोजिशन या एरर्स इन प्रपोजिशन पर जा रहा होगा। बाकी उसके बाद टेंस की करेक्शन ऑब्वियसली ये, क्योंकि हम इसमें इसके रूल्स एंड रेगुलेशंस करके आ चुके हैं, इसमें जाके हमने क्या करना है इसको कि जो करेक्शन हम दे टेंसेस की जो करेक्शन होगी उसके थ्रू हम जो है ट्रांसलेशन को भी डील कर रहे होंगे और इसको भी डील कर रहे होंगे। देन हमारा एक्टिव और पैसिव का पोर्शन आ जाता है। फिर उसके बाद हम जाएंगे डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट की तरफ। अच्छा, अब जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट है उसमें क्या होते हैं कि मतलब जो नरेशंस आती हैं ये आपका हिस्सा बनती हैं सीएसएस का भी और पीएमएस का भी। ठीक है, मतलब ये दोनों में ही आ रही होती हैं। हाँ, इसमें ये होता है कि पीएमएस में ना थोड़ा सा इजी होती हैं कि उसने क्या होता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट के वो जो देगा सेंटेंस की फॉर्म में देगा, और सेंटेंस की फॉर्म में मतलब आप आराम से कर लोगे। रूल्स एंड रेगुलेशंस अगर आपको आते हो अच्छे वाले, मतलब आपको पता हो कि इस तरह से इसको डील किया जा रहा होता है, तो आप आराम से कर लोगे। लेकिन बाजुकात वो जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट या नरेशंस है वो सीएसएस में वो इस तरह से दे रहा होता है कि वो इसको पैराग्राफ की फॉर्म में दे रहा होता है। अगर उसने पैराग्राफ की फॉर्म में दिया है तो उसको भी हम यहाँ पर करेंगे। पहले तो हम रूल्स एंड रेगुलेशंस देखेंगे, देन उसके बाद हम जब पांच पेपर्स उठाएंगे और वहां से हम इसको कर रहे होंगे, तो उसमें से हम ये देखेंगे कि जो उसने पीएमएस के दिए हुए हैं वो तो हम सारे करेंगे आराम से बैठ के, लेकिन जो सीएसएस के उसने दिए हुए हैं और इवन पैराग्राफ के फॉर्म में जो उसने कहा हुआ है कि डायरेक्ट फॉर्म में मैंने दिया हुआ है और इसको आपने इनडायरेक्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो उसको हम किस तरह से कन्वर्ट कर रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि देखो ना, एक सेंटेंस का हमने करना जब उसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना होता है ना, हम कर देते हैं आराम से। लेकिन जब उसको वो पैराग्राफ के फॉर्म में देता है तो उसमें उसका मतलब ये होता है कि हमने उसकी जो पैराग्राफ की एक कॉन्टिन्यूटी है उसको भी नहीं तोड़ना, और हमने उसको कन्वर्ट भी करना है। तो वो कॉन्टिन्यूटी और कन्वर्जन वाली मतलब दो चीजें जब आ जाती हैं तो इसमें थोड़ी सी हमारी स्ट्रगल ज्यादा जा रही होती है, लेकिन ये चीज मतलब हो जाती है। और इसमें आपके मतलब ये वाला जो पोर्शन अभी तक मैंने आपको बताया है, कोशिश करें कि इसमें से आपके कोई भी मार्क्स कभी भी ना कटे। ठीक है, अगर आपके मार्क्स खत्म होते हैं या इनमें नहीं आ रहे होते, तो फिर उसमें ये होता है कि अगर मार्क्स यही से कटना आपके शुरू हो जाते हैं ना, तो फिर आपका इवन आप ये देखो कि आप फेलियर रेशो की तरफ जाना शुरू कर दोगे। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल जब पीएमएस का पेपर बच्चे दे रहे होते हैं, पीएमएस के पेपर में पिछले वाला जो 2022 में हुआ,
उसमें क्या था कि ज्यादातर बच्चे जो फेल हुए हैं वो प्रेसी के पेपर में फेल हुए हैं, ना कि एसए के पेपर में। तो अब प्रेसी के पेपर में फेल होना इसका मतलब ये है कि वो जो है लैंग्वेज पर आपको ग्रिप नहीं थी। मतलब लैंग्वेज पर अगर ग्रिप नहीं होती तो इसका मतलब ये है कि आपको वो प्रेसी प्रेसी में तो फिर ऑब्वियसली आप वैसे ही उठ जाओगे ना। तो इस चीज को हमने क्या करना होता है, सिक्योर करना ही करना होता है। ठीक है। अच्छा फिर उसके बाद आ जाते हैं इडियम्स या पेयर ऑफ वर्ड्स। अब सीएसएस में वो कैसे देगा, सीएसएस में वो किसी साल में वो इडियम्स उठा के दे देते हैं और किसी साल में वो पेयर ऑफ वर्ड्स उठा के दे देते हैं, आपको नहीं पता होता। मतलब बाजू का ऐसा होता है कि एक एक साल का, मतलब एक साल में इडियम्स, एक साल में पेयर ऑफ वर्ड, एक साल में इडियम्स, एक साल में पेयर ऑफ वर्ड्स। तो उसमें क्या होगा कि अगर आपको मतलब इस तरह से भी बाजू का होता है और बाजू का ऐसा नहीं भी हो रहा होता, तो आपको ये दोनों तैयार करने पड़ते हैं। इडियम्स वैसे जो पीएमएस का पेपर है उसमें इडियम्स आ रहे होते हैं। ठीक है। इडियम्स पीएमएस के पेपर्स में लाजमी आएंगे, तो इडियम्स तो हमने वैसे ही तैयार करने ही करने हैं। साथ में हम पेयर ऑफ वर्ड्स भी तैयार कर रहे होते हैं, इसके भी कुछ मैं पीडीएफ आपको सेंड करूंगी, आप वहां से भी इसको प्रिपेयर कर रहे होगे, और जो मैं बुक्स बता रही हूँ उस उन बुक्स के थ्रू भी आप वहां से भी इन चीजों को देख रहे होंगे। क्यों? क्योंकि अच्छा अब देखो असल में होता क्या है जब आप इडियम्स तैयार कर रहे हो। ठीक है। एक तो ये है कि आपके इडियम्स जो आपके 5 मार्क्स के आ रहे हैं या 10 मार्क्स के आ रहे हैं। ठीक है। बात बात इस तरह से होगा ना कि 5 मार्क्स के वो इडियम दे दे, 5 मार्क्स के आपको पेयर ऑफ वर्ड दे दे इन सीएसएस। पीएमएस में तो वो इडियम्स उठा के देगा ही देगा आपको 10 मार्क्स के। लेकिन इसमें क्या करेगा, अगर वो आपको इस तरह से भी सेग्रीगेट कर देता है तो आप इडियम्स तो वैसे ही तैयार करोगे, फिर इडियम्स का आपने यूज भी करना होता है इन योर लैंग्वेज, के जब आप लिख रहे हो कोई भी पैराग्राफ, कोई भी सेंटेंस लिख रहे हो, कुछ भी आप लिख रहे हो, तो उसमें आप अगर इडियोमेटिक लैंग्वेज यूज करते हो तो वो एक बेहतर चीज हो जाती है। मतलब आपका एक्सप्रेशन वहीं पे बेहतर हो जाता है। तो इसको इस तरह से भी आपने लेना है कि एक तो आपके वो मार्क्स तैयार हो रहे हैं, दूसरा आपकी ओवरऑल लैंग्वेज पर काम हो रहा है। तो इन चीजों को जब आप इस तरह से तैयार करोगे तो वो आपको चीज इतनी बुरी भी नहीं लग रही होगी। बाज़ औक़ात हमें ऐसा लगता है ना कि अच्छा हम 5 5 नंबरों के लिए क्या ही तैयार करना शुरू कर दिया है, कि मतलब हमने 5 मार्क्स सिर्फ इससे लेने हैं और हमें इतना ज्यादा पढ़ना पड़ रहा है। तो ये चीज यहाँ पे खत्म हो जाएगी आपकी, कि जो है यही चीजें आपकी क्या कर रही होंगी, जो आपकी लैंग्वेज है उसको बेहतर से बेहतरीन की तरफ लेके जा रही होंगी। ठीक है। अच्छा फिर वन वर्ड सब्स्टिट्यूट जो है इसमें मतलब आप खुद भी इस चीज को एक दफा देख लोगे तो वो चीज मतलब आपकी वो हो जाएगी। उसमें क्या होता है कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूट आप जो यूज कर रहे होते हो इन योर प्रेसी या इन योर कॉम्प्रिहेंशन, तो वहां पर हमें ये थोड़ा काम आ रही होती है। मतलब ये हमारी किस चीज का हिस्सा बन रही होगी, हमारी वोकेबलरी का हिस्सा बन रही होगी। जैसे इडियम्स हमारी वोकेबलरी का हिस्सा बनना शुरू हो जाते हैं, इसी तरह से वन वर्ड सब्स्टिट्यूट भी हमारी वोकेबलरी का हिस्सा बनना शुरू हो जाते हैं। और ये भी इसी तरह से होगा कि आप जो है जो अभी एंड पे जब मैं बुक्स वगैरह का बताऊंगी जो कि ग्रामेटिकल पोर्शन को बेसिकली आपकी डील कर रही होंगी, तो वहां पर आपकी ये वाली चीजें भी उसी में से ही हो जाएंगी। और इसको आप जो है इस तरह से भी हम बाजुकात कर रहे होते हैं कि हम एक पेज कर ले रोज का या 2 पेज कर ले रोज के, तो डिपेंड करता है। ठीक है। अच्छा फिर आते हैं सेनोनिम एंटोनिम। सेनोनिम एंटोनिम पे मैं एंड पे बात करूंगी, सबसे एंड पे, वो इस वजह से क्योंकि इसको करने का जो थोड़ा सा तरीका होता है वो हमारा डिफरेंट होता है। वो इस तरह से कि 20 मार्क्स के जो एमसीक्यूज आपके आ रहे हैं वो आते हैं सेनोनिम एंटोनिम पर बेस करके सीएसएस में, पीएमएस में नहीं आ रहे होते। पीएमएस में आपका 5 मार्क्स के सिनोनिम्स आ रहे होते हैं, या बाद वो एंटोनिम्स पूछ लेता है, लेकिन उसमें क्या होगा कि वो 5 मार्क्स के हैं, लेकिन सीएसएस में इसका पोर्शन बहुत तकरीबन कह लो कि ज्यादा होता है और वो 20 मार्क्स की आपकी ये वाली चीजें आ रही होती हैं। ठीक है जी। अच्छा फिर उसके बाद आपका कॉम्प्रिहेंशन का पे एक जो है वो क्वेश्चन है। कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चन में क्या होता है, 20 मार्क्स का आपका कॉम्प्रिहेंशन है वो इस तरह से होता है कि एक उसने पैराग्राफ दिया हुआ है और साथ में उसने 4 से 5 या 6 से 7 उसने क्वेश्चंस दिए हुए होते हैं। वैसे 4 से 5 जो है वो ज्यादातर क्वेश्चंस उसने दिए हुए होते हैं उसी पैराग्राफ में से। आपने उस पैराग्राफ को पढ़ना है और उसके बाद उन क्वेश्चंस को डील करना है। और ये भी आपको मैम बिजना ही करवा रही होंगी ताकि जो है प्रेसी और कॉम्प्रिहेंशन वाला पोर्शन आपका उन्हीं के साथ कंप्लीट हो जाए। हाँ लेकिन इसमें क्या है कि सीएसएस में कॉम्प्रिहेंशन है, पीएमएस में नहीं है।
पीएमएस में आपके यहाँ से 20 मार्क्स ये वाले खत्म हो जाते हैं और ये दूसरी तरफ चले जाते हैं, वो हम आगे जाके उनको देखते हैं। फिर उसमें क्या होता है, प्रेसी का जो मतलब क्वेश्चन है वो सीएसएस में भी है, पीएमएस में भी है। और अभी जैसे मैंने शुरू किया था और मैंने आपको बताया कि प्रेसी अगर आपकी स्ट्रांग नहीं है तो आपका प्रेसी का पूरा पेपर जो कि 100 मार्क्स का है, वो समझें आपका अच्छा नहीं जाएगा। ठीक है, मतलब आपको वो फेलियर रेशो की तरफ लेके जा सकता है। तो ऑल्दो 20 मार्क्स हैं और बाज़ बच्चों को फील हो रहा होगा कि बस 20 मार्क्स हैं, तो अगर नहीं भी फॉर एग्जांपल आप उसको अच्छे से कर पाए तो जो है मतलब आप बच जाओगे, नहीं आप कभी भी नहीं बचोगे। क्यों? क्योंकि प्रेसी का पेपर, प्रेसी ही उसको वो देख रहा होता है। और बल्कि मैंने ये सुना था कि जो है जब आप प्रेसी का पेपर कर लेते हो ना, देखो हमने ऊपर जो भी सारी चीजें पढ़ी हैं, करेक्शन हो गई, नरेशन हो गई, एक्टिव पैसिव हो गए, फिर उसके बाद प्रपोजिशन हो गई। अब इसमें क्या, सिनोनिम्स एंटोनिम्स हो गए। इसमें क्या है कि अगर फॉर एग्जांपल इसका एक पेपर बना हुआ है और इसकी की बन गई है, ठीक है, कि मतलब ये चीज गलत है और ये चीज ठीक है, ये चीज गलत है, ये चीज ठीक है। ठीक है, अब जैसे अब मैं किसी भी एक लेमन को भी पकड़ाती हूँ ना कि ये वाली इस ये पेपर है एक बच्चे का और ये की है, इसको बैठ के ना चेक करते जाओ। आराम से वो लेमन बैठ के उसको चेक करेगा और उसमें क्या होगा कि कोई मुश्किल भी नहीं हो रही होगी, कि मतलब जितने आपके मार्क्स हैं उसमें आ जाएंगे। लेकिन जो आपका प्रेसी का पेपर है और जिसको एफपीएससी या पीपीएससी हायर कर रहा होता है फॉर प्रेसी की चेकिंग, प्रेसी पेपर की चेकिंग के लिए, जो कि अच्छे खासे जो है ना मतलब क्वालिफाइड बैठे हुए होते हैं, बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस बैठे हुए होते हैं, प्रेसी और कॉम्प्रिहेंशन और इवन बाजू का ट्रांसलेशन भी आपकी वो चेक करेगा। ठीक है, और अगर आपकी प्रेसी जो है उसमें अगर उसको थोड़ी गलतियां लगती हैं कि आप लैंग्वेज की गलती हो गई है, आपने समझने में कोई गलती कर दी है, आपकी कॉन्टिन्यूटी में कोई गलती आ गई है, वोकेबलरी की कहीं आपने कोई मिस्टेक्स कर दी हैं, कहीं ग्रामेटिकल कोई मिस्टेक हो गई है, या कहीं पे आपने जो है स्पेलिंग नहीं ठीक लिखी, इस तरह की गलतियों पर वो आपकी प्रेसी अगर फेल करता है तो वो उसको मेक श्योर करेगा कि आपका प्रेसी का पेपर पास ना हो। क्यों? क्योंकि देखो ना, अब फॉर एग्जांपल आपका प्रेसी का पेपर उसने इन गलतियों के साथ पास कर दिया, ठीक है, ऑल्दो कि आप ऐसे में फिर भी फंसोगे ही फंसोगे, लेकिन फिर भी हो सकता है किसी ना किसी तरह से आपने ऐसे का पेपर भी पास कर लिया, बाकी पेपर तो वैसे ही तकरीबन बच्चों के पास हो जाते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि ये एक और लक भी उस बच्चे की अगर चल रही है, तो अगर फॉर एग्जाम्पल उससे वो पास हो गया है, ठीक है, वो पेपर उससे पास हो गया है, तो उसमें क्या होगा कि वो जो है नेक्स्ट के पास जब चेक होने के लिए जाता है, क्योंकि जो पासिंग बच्चे होते हैं उनका पेपर 3 बार चेक हो रहा होता है। ठीक है, अब वो जब सेकंड के पास चेक होने के लिए जाएगा और वो जब प्रेसी देखेगा आपकी और उसको ये पता चलेगा कि आप इतनी गलतियों के साथ किया हुआ है, तो फिर उसको जब ये फील होता है तो वो क्या करेगा, आपको उस बच्चे को करेगा उसमें से। और अगर वो उस बच्चे को फेल करता है और पीछे वाले बच्चे ने पास किया हुआ है तो बात का इनकी इंक्वायरी भी हो जाती है। तो एक तो ये वाली चीजें आ गई, और दूसरा ये है कि फिर भी वो दूसरे से भी बच गया, तीसरे से भी बच गया, मतलब पास हो गया है, आपका प्रेसी ठीक नहीं था, पास हो गया। तो फिर उसमें क्या होता है, एक डर ये भी होता है कि आपका जो है इस ऐसे बच्चे को अगर वो सीएसए में लेके चले जाते हैं तो वो आगे जाके जो सारी मतलब आपको असाइनमेंट्स मिल रही होती हैं, और इवन जब आप फील्ड में आ जाते हो, जब वो असाइनमेंट्स मिल रही होती हैं, तो वो आप उनको किस तरह से डील करोगे, आप उसको डील नहीं कर पाओगे। तो वो कोशिश करते हैं कि जो बच्चा एक छोटी सी प्रेसी को नहीं हैंडल कर पा रहा, ठीक है, यहाँ पे बैठे हुए, तो वो आगे जाके किस तरह से इन चीजों को करेगा, तो वो मेक श्योर करेंगे कि आप पास ना हो। ठीक है, तो ये वाली चीज हालांकि छोटी सी लगेगी, लेकिन आपका पूरा का पूरा पेपर इस चीज पर बेस कर रहा है। ऑल्दो के ग्रामेटिकल पोर्शन भी इम्पोर्टेंट है और उसमें से आप जितने मार्क्स लोगे आप मेरिट में उतना हाई जाते जाओगे। इस चीज को आपने देखना है, बाकी जो है ना पास होने के लिए आपने ये चीजें तो करनी है। ठीक है, दोनों में कॉम्प्रिहेंशन वहां पे पीएमएस में नहीं है, सीएसएस में है, सीएसएस में है। प्रेसी जो है दोनों में है और दोनों में आपने बहुत अच्छे से करनी है। अच्छा, फिर उसके बाद आता है पैराग्राफ राइटिंग। पैराग्राफ राइटिंग, और पैराग्राफ राइटिंग के बाद से लेके ये वाली जो चीजें हैं ये पीएमएस में है, सीएसएस में नहीं है। पैराग्राफ राइटिंग जो है वो आपको किस में करनी होती है, पीएमएस में।
इस तरह से समझो 200 जो है वर्ड्स का आपने पैराग्राफ लिखना होता है, और उसमें आपकी जो लैंग्वेज है वो प्रॉपरली चेक हो रही होती है, और पैराग्राफ किस तरह से लिखा जा रहा होता है, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, उसको किस तरह से आपने उसके लिए स्टेटमेंट बनानी है, मतलब थीसिस स्टेटमेंट बनानी है या नहीं बनानी है, क्योंकि क्योंकि हम इसका जो एक स्ट्रक्चर बना रहे होते हैं वो तकरीबन तकरीबन जो हम ऐसे करेंगे उसी के साथ थोड़ा सा रिलेट करता है, क्योंकि ऑब्वियसली वो 2500 वर्ड्स का है, ये 200 वर्ड्स का है। तो अगर वो 200 वर्ड्स का है तो उसमें से कुछ चीजों को हम बहुत ही कंसाइज करके लिख रहे होते हैं। तो एक तो ये हो गया कि हमने उसको करना कैसे है, उसका स्ट्रक्चर कैसे है, पैराग्राफ राइटिंग किस तरह से हो रही होती है, क्या हमने सिर्फ इसको एक ही पैराग्राफ में लिखना होता है, मतलब 200 वर्ड्स हैं, क्या हम शुरू से लेके एंड तक एक ही पैराग्राफ बनाएंगे, या हम इसको तोड़ भी सकते हैं। फिर उसके बाद उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, मतलब फर्स्ट सेंटेंस क्या बनेगा, सेकंड सेंटेंस में क्या चीज आ रही होगी, ओवरऑल इसको किस तरह से लिखा जा रहा होगा, तो लैंग्वेज कैसी होगी, वोकेबलरी किस तरह की होगी, इन सारी चीजों पर जो है हम प्रॉपरली एक पूरी क्लास करेंगे। देन फिर उसके बाद आपको जो है टॉपिक्स मैं दूंगी और उस पर आप लिख रहे होगे पैराग्राफ उसी फॉर्मेट पर जो कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे। और फिर उसके बाद जब वो आपकी चीजें चेक हो रही होंगी तो उसमें जो फ्लॉज होंगे वो निकल जाएंगे, और फिर इस तरह से आप उसको कंप्लीट कर रहे होगे। फिर उसके बाद आपका आता है लेटर या एप्लीकेशन, ये भी पीएमएस का पार्ट है, सीएसएस का पार्ट नहीं है। इसमें जो है कुछ मैं आपको मटेरियल भी सेंड करूंगी लेटर और एप्लीकेशन का। एक तो इसका ना होता है फॉर्मेट, ठीक है, मतलब जैसे हमने पहले भी इसको किया होगा आप लोगों ने, तो उसमें क्या होता है कि जैसे हम एफएससी में या उसमें कर रहे होते हैं, तो एक तो फॉर्मेट होता है लेटर और एप्लीकेशन का, एक तो हम फॉर्मेट यहाँ पर सीखेंगे, ठीक है। कुछ होते हैं जो कि कैजुअली कैजुअली लिखे जा रहे होते हैं, लेटर भी और एप्लीकेशन भी, लेकिन कुछ इवन लेटर्स भी आपके क्या होते हैं, ऑफिशियल लेटर्स होते हैं, एप्लीकेशन ज्यादातर ऑफिशियल ही होती हैं, ऑफिशियल ही होती हैं। तो इनमें से जो लेटर और एप्लीकेशन, हर एक लेटर का हर एक एप्लीकेशन का फॉर्मेट क्या होगा, फिर इसके अंदर हम किस तरह से इसको ज्यादा इफेक्टिव वे में लिख सकते हैं, और क्या ऐसी चीजें हैं जिसमें जिसकी वजह से हम यहाँ पर अपने मार्क्स को सिक्योर कर रहे होंगे, ठीक है जी। एक तो फिर ये चीज हो जाती है, और फिर उसके बाद आपकी आ जाती है जी ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन का हमने ऊपर भी इसमें डिस्कशन कर लिया। अच्छा, अब जो है थोड़ा सा अगर आप एनालाइज करो अभी इन चीजों को जो कि मैंने अभी आपको बताई हैं, तो जो प्रेसी का पेपर है पीएमएस का, वो आपकी प्रॉपरली लैंग्वेज चेक कर रहा है। जो आपका सीएसएस का प्रेसी का पेपर है वो उसमें इस तरह से है कि अगर आप एक तो अपनी सिर्फ प्रेसी बेहतर कर लो, और ग्रामर की थोड़ी थोड़ी सी चीजें, मतलब ग्रामर आप अपनी बेहतर कर लो, आपका आराम से उसमें निकल जाएगा। ऑल्दो कि उसमें भी बच्चे फेल हो रहे होते हैं, लेकिन फिर भी अगर एनालाइज किया जाए सीएसएस को और पीएमएस को, तो पीएमएस में जो प्रेसी का पेपर है वो आपकी राइटिंग, मतलब जो रिटन एक एक्सप्रेशन होता है उसमें वो ज्यादा मैटर कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसमें पैराग्राफ राइटिंग भी है, क्यों उसमें लेटर और एप्लीकेशन भी है, उसमें तो ऐसी नहीं है ना चीजें, उसमें उसने प्रेसी रखी है, कॉम्प्रिहेंशन रखी है, उसमें भी प्रिसाइज करके लिखना है आपने, कॉम्प्रिहेंशन में भी आपने प्रिसाइज करके लिखना है। हाँ, ट्रांसलेशन में थोड़ा सा आप डील कर रहे होते हो, बाकी आपकी सारा ग्रामेटिकल पोर्शन है जिसमें कोई ऐसी चीज नहीं है कि आप प्रॉपरली लिखो और फिर आपकी वो चीजें हों। लेकिन इसमें क्या चीजें हैं, लेटर और एप्लीकेशन है, इसके अंदर जो आप एक बॉडी पैराग्राफ बनाओगे उसमें भी आपका रिटन एक्सप्रेशन अच्छा होना चाहिए, अगर अच्छा नहीं है आपको मार्क्स नहीं देगा वो। फिर उसके बाद उसमें पैराग्राफ राइटिंग आ जाती है। अब पैराग्राफ राइटिंग में भी अगर आपका रिटन एक्सप्रेशन अच्छा है तो मार्क्स देगा, अगर आपका रिटन एक्सप्रेशन और बाकी सारी जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर हो गया, या सॉरी जो स्ट्रक्चर इवन पैराग्राफ राइटिंग का जो एक स्ट्रक्चर हो गया, वो वाली चीजें अगर आपकी बेहतर नहीं है वो आपको कभी भी मार्क्स नहीं देगा। फिर उसके बाद प्रेसी, उसने आपने वैसे ही उसको प्रिसाइज करके लिखना होता है। फिर उसके बाद एक्टिव पैसिव आ जाते हैं, वो उसमें थोड़ा सा बेहतर कर देता है, लेकिन फिर भी देखा जाए तो प्रेसी का जो पेपर है पीएमएस का, मेरे ख्याल में वो ज्यादा बेहतर है, अगर आपका रिटन एक्सप्रेशन, मतलब आपकी लैंग्वेज अच्छी हो जाती है तो। पीएमएस सीएसएस का भी और पीएमएस का भी दोनों में जैसे ऐसे जो है इन दोनों का पास करना, सीएसएस का ऐसे पास करना बहुत मुश्किल है, पीएमएस का ऐसे पास करना कंपैरेटिवली इजी है। पीएमएस की प्रेसी पास करना मुश्किल है,
सीएसएस की भी प्रेसी पास करना मुश्किल है, अनलेस अंटिल आपको प्रेसी के ऊपर कमांड है। ठीक है, तो और पीएमएस की प्रेसी में फिर आप इस चीज को भी देखोगे कि आपकी जो लैंग्वेज जो आप एसए के लिए बेहतर कर रहे होते हो ना, वो आपकी इसमें भी काम आ जाती है। और जब आपकी इसमें वो चीज काम आती है तो मतलब क्या है कि आपका जो एक सिक्योर करना शुरू कर देते हो ना आपको, कि आप फेलियर रेशो से हट के आप अपने आप को सक्सेस रेशो की तरफ लेके जा रहे हो, तो उसमें आपकी ये चीजें सिक्योर हो जाएंगी। ठीक है, तो कंपैरेटिवली जो एक अच्छा पेपर है, ज्यादा बेहतर पेपर है लैंग्वेज वाइज, जिसमें आपकी लैंग्वेज भी चेक हो रही है, तो वो पीएमएस का है, ना कि सीएसएस का। सीएसएस में टोटली कैलकुलेटेड चीजें हैं। ठीक है, कि मतलब प्रेसी करनी आती है या नहीं आती है, अगर आती है वेल एंड गुड, आप कर लोगे। कॉम्प्रिहेंशन करनी आती है या नहीं करनी आती है, आपको वर्डिंग का यूज आता है या नहीं आता है, और प्रिसाइज करना आता है या नहीं आता है, कर लोगे वेल एंड गुड, नहीं आती आप पीछे की तरफ आ जाओगे। फिर उसके बाद जो ग्रामेटिकल पोर्शन है उसमें भी करेक्शन है, करेक्ट आपको मतलब करेक्शन अगर आपको उसमें बैठे हुए समझ आ गई है तो आप कर लोगे, नहीं तो नहीं। प्रपोजिशन आपको आती है नहीं आती है, इडियम्स आपको आते हैं या नहीं आते हैं, मतलब सारी चीजें इंतहाई कैलकुलेटेड है। अगर आप इसको कैलकुलेटेड वे में जाके तैयारी करते हो तो आप इसको पास कर लोगे। लेकिन जो पीएमएस का है उसमें आपकी लैंग्वेज भी साथ है, कि मतलब आपने जो ऐसे के लिए तो तैयार करनी ही करनी है ना, आप इसके प्रेसी के पोर्शन में भी आपकी वो लैंग्वेज यूज हो रही होगी, और ये बहुत अच्छी चीज है जो कि एक सीएसएस या पीएमएस के जो एस्पायरेंट्स हैं जो इसको कर रहे होते हैं उनके लिए ज्यादा बेहतर रह जाएगी। अच्छा, इसके बाद जो है ना सिनोनिम्स और एंटोनिम्स का, मैंने आपको कहा था कि ये चीजें कंप्लीट हो जाएं फिर मैं सिनोनिम्स और एंटोनिम्स की तरफ आती हूँ। अच्छा, सिनोनिम्स और एंटोनिम्स जो हैं 20 मार्क्स के जो आपके सीएसएस में आ रहे होते हैं, और 5 मार्क्स के आपके पीएमएस में आ रहे होते हैं। ठीक है, 5 मार्क्स से तो हम तकरीबन कवर कर ही लेते हैं। उसमें जो है क्या होता है कि या तो आपको सिनोनिम्स आते हैं या तो आपको नहीं आते हैं। जैसे आपका बाकी एमसीक्यूज वाला पोर्शन होता है ना, 20 मार्क्स का आपका एमसीक्यूज का पोर्शन आ रहा होता है, पाकिस्तान अफेयर्स में हो गया, करंट अफेयर्स में हो गया, इस्लामाबाद में हो गया, ठीक है, जनरल साइंस में हो गया, तो उसमें सारे जो 20 मार्क्स के आपके वो पोर्शन बन रहे होते हैं, इसी तरह से 20 मार्क्स के आपके एमसीक्यूज टाइप पोर्शन में सिनोनिम्स और एंटोनिम्स पूछे जा रहे होते हैं। अच्छा, अब उसमें क्या होता है, सिनोनिम या तो आपको आते हैं या तो आपको नहीं आते हैं। अगर आते हैं तो आप कर लोगे, अगर नहीं आते हैं तो आप उसको 10 मिनट्स में या 15 मिनट्स में, इसमें वैसे हम सीएसएस का जरा जल्दी मतलब हो जाता है, आराम से हो भी जाता है पेपर। जब हम ये तकरीबन कंप्लीट कर लेंगे तो उसकी तरफ हम आएंगे कि हमने इसके पेपर को कैसे अटेम्प्ट करना है, तो उसमें मैं फिर बताऊंगी थोड़ा सा। लेकिन इसमें हम ज्यादा टाइम ले सकते हैं, अदरवाइज तो ये होता है ना कि हम एग्जैक्ट 10 मिनट्स या 10 मिनट से भी कम एमसीक्यूज के लिए रख रहे होते हैं अपने पेपर में बैठ के। तो अच्छा, इसको अब सिनोनिम्स और एंटोनिम्स को तैयार कैसे करें। ठीक है, अच्छा अब इसमें जो है ना आप डिफरेंट लोगों से पूछोगे तो उनकी अप्रोच डिफरेंट होगी। अगर फॉर एग्जांपल आप मैम मिजना से पूछते हो तो उनकी अप्रोच इसको तैयार करने की इंतहाई डिफरेंट होगी, मेरी अप्रोच इसको तैयार करने की इंतहाई डिफरेंट होगी। इसमें ना आपने क्या करना है, आपने अपना एक एनालिसिस करना है कि आपको क्या चीज सूट करती है, आपके लिए सूटेबल कौन सी है, आपके लिए वो चीज फिजिबल कौन सी है। ठीक है, और फिर उसी तरीके पे चलना है। ठीक है, लेकिन अपना एनालिसिस लाजमी करना है, क्यों, क्योंकि इसमें चीजें वेरी कर रही होती हैं। मैं आपको दोनों चीजें बता देती हूँ, फिर मैं अपना बता दूंगी कि मैंने इसको कैसे तैयार किया था, और फिर उसके बाद हम जो है फिर आप भी अपना अगर इसको डिस्कस भी करना चाहोगे मुझसे तो आप इसको डिस्कस कर सकते हो, और फिर उसके बाद आप इस पर तैयार मतलब इसकी तैयारी करना शुरू कर दोगे। अच्छा, इसमें ना अप्रोचेज ये होती हैं कि आप जो है इसके लिए या तो बाजुकात एक बुक ले लेते हो बुकलेट की फॉर्म में, जो है सिनोनिम्स और एंटोनिम्स जो कि आपके वोकेबलरी का भी पोर्शन बन रहे होते हैं, और आप उसके वहां से सिनोनिम्स एंटोनिम्स भी देखना शुरू कर देते हो। ठीक है, या फिर आप जीआरई वर्ड लिस्ट लेते हो, उसमें से आप जो है रोज के मतलब 1 पेज करना है, 2 पेज करने हैं, या नंबर ऑफ वर्ड देख लेते हो कि मैंने 10 आज करने हैं, 10 मैंने मतलब वो जो वर्ड्स होते हैं 10 मैंने आज करने हैं, 10 मैंने कल करने हैं, 10 मैंने परसों करने हैं। फिर जो है वीक के एंड पे क्या होता है कि अब जैसे फॉर एग्जांपल आपने मंडे से लेके और सैटरडे तक आपके जो है 10 10 10 10 10 आप करते जा रहे हो, आपने 60 किए हैं वर्ड्स एक हफ्ते में। ठीक है, जो आप एंड वाला डे होगा उसमें आप क्या करोगे, जो आपका मतलब फॉर एग्जांपल आपका संडे बनता है, या अगर आप संडे को छुट्टी करते हो, मतलब फॉर एग्जांपल बाज़ औक़ात बच्चे बिल्कुल भी एक दिन बिल्कुल भी नहीं पढ़ रहे होते, तो उसमें आप जो है मंडे टू फ्राइडे तक कर लो और सैटरडे को।
तो उसमें क्या होगा कि आप जितने पिछले जो 60 वर्ड्स किए हैं उनकी रिवीजन होगी, और उसमें से जो आपको नहीं आते होंगे वर्ड्स उनके आप फ्लैश कार्ड्स भी बना सकते हो, और उनको लिखोगे और उनको साइड पे करके रख दोगे, ताकि फिर आगे कहीं भी आप जाके उन चीजों को तैयार करते रहते हो, फिर कहीं भी आगे जाके आप वो फ्लैश कार्ड उठाते हो। और क्योंकि आपने रिवाइज तो किए हुए होते हैं, तो उसमें क्या होगा कि आप फ्लैश कार्ड के थ्रू आपको पता चल जाता है कि आपका वो जो आप भूल रहे थे, ठीक है, मतलब वो वोकेबलरी के वर्ड्स, वो सिनोनिम्स एंटोनिम्स जो आप भूल रहे थे, क्या वो आपको आते हैं या नहीं आते। एक तरीका तो ये है, ठीक है। दूसरा तरीका इसमें क्या होता है कि, और मैंने भी इसी तरह से किया था कि जब हमने स्टार्ट किया इसको, तो मैंने देखा कि इसको किस तरह से किया जा रहा है, ठीक है। मैंने इनकी दोनों चीजों की तरफ मतलब इसको देखा कि किस तरह से लोग तैयार कर रहे होते हैं, डिफरेंट कैंडिडेट्स जो हैं वो, या डिफरेंट जो मतलब सक्सेसफुल हैं वो किस तरह से इसको तैयार कर रहे हैं, और मैं मेरे लिए क्या सूटेबल है। मुझे जो तरीका सूटेबल लगता है वो ये लगता है कि, और जिस तरह से मैंने इसको तैयार किया सिनोनिम्स एंटोनिम्स को, वो इस तरह से किया कि अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं आज के दिन अखबार पढ़ रही हूँ, मैं आज के दिन बुक पढ़ रही हूँ, मैं आज के दिन कुछ भी पढ़ रही हूँ, उसमें से क्या होगा, कुछ वर्ड्स आपको आते, मतलब वर्ड्स आपको आते होते हैं, और कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो आपको नहीं आते। उसमें से क्या होता है कि आप उस पर निशान लगाते हो, निशान लगाने के बाद देन आप ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी अगर आपके पास है, आप वो खोलते हो, वहां से आप उसको प्रॉपर वे में उसके सिनोनिम्स देखते हो। सबसे पहले तो वही आप ये देखते हो ना कि ये कौन से पार्ट ऑफ स्पीच में लाया करता है ये वर्ड। फिर उसके बाद आप उसके क्या देखते हो, उसके सिनोनिम देखते हो, उसके एंटोनिम देखते हो, और फिर साथ ही आप उस वर्ड का यूज देखते हो, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि आपको वो वर्ड फिर नहीं भूलेगा, इवन वो आपकी लैंग्वेज का हिस्सा बनेगा। क्यों? क्योंकि आपने उसका वर्ड का यूज सेंटेंस में भी देख लिया। अच्छा, जब आपने इस तरह की चीजें कर ली, तो इसका मतलब ये है कि आपने जो एक पोर्शन मतलब किया था, जो एक वर्ड आपने किया, ऑल्दो कि इसमें थोड़ा सा टाइम ज्यादा लग जाएगा, ठीक है। उसमें क्या होगा कि आप, लेकिन आपके नंबर ऑफ वर्ड्स बाजुकात ज्यादा हो रहे होते हैं एक दिन में, बाजुकात कम हो रहे होते हैं। लेकिन इस चीज को छोड़ते हुए आपका क्या होगा कि जो आप एक वोकेबलरी का पोर्शन आपका तैयार हो रहा है, वो आपकी लैंग्वेज का भी पार्ट बन रहा है। ना कि सिर्फ ये है कि हमने उसका रट्टा लगा लिया और हमें वो आता है या नहीं आता है, वो चीज भी अलग है। और हम उसको इवन दो कि लैंग्वेज का भी पार्ट बना रहे होते हैं, लेकिन मुझे ये लगता था कि कभी भी मुझसे जो है, मतलब एक वर्ड देखो, फिर उसका मीनिंग देखो, फिर उसका सिनोनिम देखो, फिर उसका एंटोनिम देखो, तो मुझे इस तरह के वर्ड्स मुझे नहीं याद होते, ठीक है। मुझे जो चीज याद रहती है, मुझे वो याद रहती है कि मैंने इस किस सेंस में इसको यूज करना है, वो चीज क्या है, वो वर्ड क्या है। फिर उसको जब आपको उस वर्ड की सेंस याद रहती है ना, तो फिर उसमें क्या होता है कि आप उसका सिनोनिम और एंटोनिम आराम से कर सकते हो, क्योंकि ये आना है एमसीक्यूज की फॉर्म में, ठीक है। आपके पास चार इसके मतलब आपने उसको 5 to 10 मिनट्स। अच्छा, हम क्या बात कर रहे थे? हाँ, हम बात ये कर रहे थे कि जो है आपके पास जो है वो मतलब चार जो एमसीक्यूज आपके पास आएंगे, तो उसमें ये भी होता है कि बाज़ात जो हमें सेंस वाइज भी हमने उसको थोड़ा सा देखना होता है कि बाज़ात सिनोनिम की सेंस वो उस तरफ लेके जा रही होती है, बाज़ात एंटोनिम अगर मतलब वो वर्ड की सेंस हमें उस तरफ लेके जा रही होती है, और बाज़ात वर्ड की सेंस हमें उस तरफ नहीं लेके जा रही होती। तो हम उसको वो मतलब हमें पता चल जाता है कि इसका ये वाला ऑप्शन जो है वो ठीक है और ये वाला ऑप्शन गलत है, ठीक है। तो मुझे जो है वो इस तरह से विजिबल लगता था कि मैं अपनी जो है लैंग्वेज को भी साथ साथ बेहतर करूं, और साथ साथ मेरा सिनोनिम एंटोनिम वैसे ही तैयार होता जाएगा। मुझे कभी भी ये फील नहीं हुआ, या मतलब मेरे, और जो है हर एक के साथ ये डिफरेंट होगा कि बाज़ात आप इसको तैयार कर लोगे, मतलब वर्ड जीआरई वर्ड लिस्ट उठाओगे और आप उसका वर्ड देखो, मीनिंग देखो, उसका सिनोनिम देखो, एंटोनिम देखो, आपका तैयार हो गया। मुझे ये चीजें याद इस तरह से नहीं रहती, मुझे जो चीजें याद रहती हैं वो डिफरेंट वे में जाके याद रहती हैं। तो जब अगर okay, I have taken the GRE exam. While preparing, I used to make sentences using the name.
ऑन द गो, इट वर्क फॉर मी, यस वेरी गुड। अगर आपकी इस तरह से आप कर लेते हो तो ये बहुत अच्छी चीज है, आप उसको उस तरह से लेके चलो। लेकिन उसमें अगर आप इस चीज को डिफरेंट वे में लेके चलोगे, आप इसको डिफरेंट तरह से भी तैयार कर सकते हो। तो उसमें क्या होता है कि आप जो है इसको जिस तरह से भी तैयार करोगे, आप मुझसे चाहे तो डिस्कस कर लो। जैसे अभी आमना ने मुझे बताया कि वो इस तरह से वर्ड लिस्ट को लिस्ट में से ही कर रही होती है, और वो तैयार हो जाएंगी, वहां से वो तैयार कर लेंगी, आप वहां से तैयार उसको कर लोगे। ठीक है, मेरे लिए वो चीज थोड़ी सी डिफरेंट थी, क्योंकि मुझे वर्ड जिस तरह से याद नहीं रहते। मुझे ये होता है कि मतलब डिफरेंट वे में मुझे उसको याद रखने की जरूरत होती है, मतलब मेरे माइंड में वो चीज डिफरेंट वे में रहती है। ठीक है, तो उसमें क्या करना है, आपने एक तो अपने आप को थोड़ा सा एनालाइज करना है, देन आपने उस चीज को उस तरफ से मतलब लेके जाना है। तो इस चीज को आप जो है मुझसे डिस्कस भी कर लीजिएगा, फिर इस चीज को आपने प्रॉपरली प्रिपेयर करना होगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप छोड़ दो, छोड़ने वाला कोई भी इसमें ऑप्शन नहीं होता। ठीक है, क्योंकि आपने सिनोनिम एंटोनिम अगर नहीं किए तो आप प्रेसी भी नहीं कर सकते। ठीक है, वो इस तरह से, क्योंकि जब आप एक पैराग्राफ पढ़ रहे हो और जब आपने उस पैराग्राफ को रीराइट करना है, तो आप उसकी वर्डिंग तो नहीं यूज कर रहे होगे ना, आप किसी ना किसी तरह से उसके सिनोनिम्स यूज कर रहे होगे। ठीक है, तो अगर आपकी वो चीज तैयार नहीं है तो आपकी ये चीज भी इधर से तैयार नहीं होती। तो ये वाली जो चीजें हैं ये आपकी हर तरह से चल रही थी, वो उधर ही। ये वाली जो चीजें होती हैं ये आपकी एक चीज से दूसरी चीज लाजमी कनेक्टेड होती है। ठीक है, तो इस तरह से इसको प्रिपेयर करो कि आपकी ओवरऑल तैयारी में बहुत इंप्रूवमेंट आ रही हो, बहुत बेहतरी आ रही हो। क्योंकि वैसे तो हम ग्रामेटिक पोर्शन जो है ना, वो तो हम शुरू से ही पढ़ रहे होते हैं। ठीक है, मतलब हमने मैट्रिक किया, हमने एफएससी किया, फिर हम जो है डिपेंड करता है कि आपकी ग्रेजुएशन किस चीज में है। लेकिन इवन मैट्रिक से भी पहले हम बहुत शुरू से ही इसको कर रहे होते हैं, तो हमने सारी चीजें पड़ी हुई होंगी। इस चीज को हमने क्या करना है, रिवीजन करते हुए हमारा थोड़ा सा लेवल डिफरेंट हो जाएगा, और बाकी जो चीजें हैं वो उसी तरह से प्रिपेयर हो रही होंगी। तो ये जो है आज का हमारा जो है एनालिसिस था ऑफ प्रेसियन कॉम्पोजिशन फॉर सीएसएस पीएमएस। और इसमें क्या है कि हम अब आगे से इसको करेक्शन से ही स्टार्ट करेंगे। और करेक्शन में मतलब पार्ट्स ऑफ स्पीच, आप ये समझे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच से स्टार्ट करेंगे, जो कि बिल्कुल ही बिगिनिंग वाला वो एक चीज होती है, ताकि आप वहां से करेक्शन करते हुए आओ। अब आपने ऑब्वियसली, अब हमने पहले किया हुआ होता है, पढ़ा हुआ होता है, चीजों को किया हुआ होता है। लेकिन इसमें क्या होगा कि अगर हम इन चीजों को इस तरह से करेंगे कि वो चीजें हमारी रिवाइज होती जाएं, और हम उन चीजों को रिवाइज करते 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 हम जो करेक्शन वाला जो एक हिस्सा आता है, और करेक्शन जो है ना जो सीएसएस में दी हुई होती है, जो पीएमएस में दी हुई होती है, वो इतनी आसान नहीं होती कि आप फौरन से आपको पता चल जाए कि जी मतलब जो है ये इसका ये करेक्ट वो है। तो जो करेक्शन होती है उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस को प्रॉपरली हम करेंगे डील, और फिर उसके बाद जो है हम आगे की तरफ इसी तरह से मूव करते जाएंगे, और इसको हम जो है वो करते जाएंगे। अच्छा, मुझे जो है इसका हाँ जी, अब किसी के क्वेश्चन हो तो आप वो मुझसे पूछ लो।